नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि गुप्ता आपके ऑनलाइन एजुकेशन में वापस से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक नए टॉपिक के साथ वापस आई हूँ और मेरा नया टॉपिक है संधि। जैसा कि संधि के नाम से ही पता है कि संधि का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, पता नहीं कैसा होगा, कितना मुश्किल टॉपिक है, जबकि ये बहुत इजी है। यदि हम इसके नियमों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैंने वही कोशिश की अपने इस वीडियो में कि मैं आपको इसे अच्छे से समझा पाऊँ। हम पहले संधि के बारे में समझते हैं। संधि क्या होती है? परहा सन्निकर्षः संहिता। परा यानी दूसरों के, सन्निकर्ष यानी पास आने पर जो संहिता मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात जब एक शब्द के पास दूसरा शब्द आकर मिलता है तो उन दोनों के मेल से जिस विकार की उत्पत्ति होती है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे आपका एक वर्ड है उपकार। उपकार का जो अर्थ होता है वह होता है दूसरों का भला करना। उपकार का अर्थ होता है भला करना। लेकिन यदि हम इसके साथ पर को और ऐड कर देते हैं जिसका अर्थ होता है दूसरों का, तो दोनों के मेल से शब्द बनता है आपका परोपकारः। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों का भला करना। इसे हम संधि कहते हैं। और ये जो हमने लिखा है पर प्लस उपकार, इसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। इसे हम बोलेंगे संधि विच्छेद। और ये होता है संधि क्योंकि संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, यानी कि ब्रेक करना। चलिए, अब संधि के बारे में हम जानते हैं कि संधि 3 तरीके की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर का स्वर से मेल होता है, यानी कि प्लस से जस्ट पहले भी स्वर होता है और प्लस के जस्ट बाद भी यदि स्वर होता है तो वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे इस प्लस से जस्ट पहले भी स्वर होना चाहिए, प्लस के जस्ट बाद भी स्वर होना चाहिए, वह हमारी स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि जब प्लस से जस्ट पहले व्यंजन होना चाहिए, प्लस के जस्ट बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। विसर्ग संधि प्लस से जस्ट पहले विसर्ग होता है लेकिन उसके पश्चात स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी 3 संधियां होती हैं। आज जो हमने इस वीडियो में स्वर संधि के भेद के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि के भेद क्या होते हैं, इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि के टाइप हमारे 7 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पहली होती है हमारी दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि। ये 7 तरह की हमारी संधि होती है। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, पूर्वरूप संधि और पररूप संधि। चलिए, पहले हम संधि के बारे में जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि, ये सारे हम स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। अकः, सवर्णे, दीर्घः। इसका अर्थ होता है अक को सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाता है। मैंने जब अपनी लास्ट वीडियो में महेश्वर सूत्र के बारे में बताया था तब मैंने ये बताया था कि प्रथम जो 4 महेश्वर सूत्र होते हैं, आ ई ऊणा, रील रे का, ए ओंगा, आई औचा, तो आ से लेकर के चा तक हमारे सारे स्वर होते हैं। तो आ ई ऊणा रील रे का जो प्रथम 2 महेश्वर सूत्र होते हैं वो हमारे दीर्घ संधि में काम में आते हैं। उन अक को सवर्ण दीर्घ एकादेश कर देता है, यानी कि चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, दोनों को मिला करके वो दीर्घ कर देता है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, दोनों को मिला करके दीर्घ एकादेश यानी दीर्घ बड़ा
जैसा आया है वैसा ही कर देगा। चलिए इसे हम एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ये इसे समझने का, दीर्घ संधि को समझने का सबसे आसान तरीका होता है जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री और री, जैसा कि मैंने बताया ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री और री के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ, री और री आते हैं तो दोनों के स्थान पर ये कहाँ चेंज करेगी? दोनों के स्थान पर चेंज कर देगी। दोनों के स्थान पर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और दीर्घ री कर देता है, यानी कि दीर्घ सवर्ण एकादेश कर देता है। दूसरी संधि होती है हमारी यण संधि, इको अयणची। इको अयणची इक को यण आदेश कर देती है। इक को क्या कर देती है? ये किसमें चेंज करती है? यण में चेंज कर देती है। इसे भी एक हम सिंपल से चार्ट से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसका जो अर्थ है वो है भिन्न स्वर, यानी कि जैसा मैंने ऊपर लिखा है वही इसका सेम अर्थ है। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, यानी ई के साथ चाहे उ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन ये क्या करेगी? केवल इसमें ही चेंज करेगी, यानी कि पहले के स्थान पर ही चेंज करेगी। ये भिन्न स्वर हमें केवल पहचानना है। यदि ई, उ, री और री के पश्चात आ रहा है तो वहां क्या करेगी? क्रमशः ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला कर देगी। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ ई, उ, री और री के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है तो पहले के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा, ला कर देता है। और दीर्घ संधि ने क्या किया था? प्लस से जस्ट पहले भी स्वर था, प्लस के जस्ट बाद भी स्वर था, लेकिन दोनों स्वर क्या थे? समान स्वर थे और दोनों के स्थान पर ही उस संधि ने चेंज किया था। तीसरी संधि होती है हमारी गुण संधि। अदेंग गुण ए और ओ की गुण संज्ञा करता है। आद्र गुण गुण एकादेश कर देता है। कैसे करता है? इसके दो सूत्र होते हैं हमारे, अदेंग गुण और आद्र गुण। अदेंग गुण ए और ओ की गुण संज्ञा कर रहा है, आद्र गुण गुण एकादेश कर देता है। कैसे करता है इसको हम यहां समझते हैं वही चार्ट के थ्रू।
जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई या ई आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अरल हो जाते हैं। मैं एक बार रिपीट फिर से करती हूँ। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ या आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री या री आते हैं तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अरल गुण एकादेश हो जाता है। तीसरी संधि होती है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धिरादेच और वृद्धिरेचि। वृद्धिरादेच एंड वृद्धिरेचि। वृद्धिरादेच ए और औ की वृद्धि संज्ञा करता है और वृद्धिरेचि वृद्धि एकादेश कर देता है। वृद्धिरादेश ए और औ की वृद्धि संज्ञा कर दिया और वृद्धिरेचि ने वृद्धि एकादेश कैसे कर दिया, कैसे किया देखेंगे अब हम। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ए या ओ आते हैं, यानी कि केवल दो चार ही वर्ण हैं आपके पास, ए आई ओ और औ, तो इन दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश कर देता है, यानी कि बड़ा ए और बड़ा औ कर देता है। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ या आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ए आई आते हैं तो दोनों के स्थान पर आई कर देगा। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ या आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ आ या औ आते हैं तो वो दोनों के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश कर देगा। ये सिर्फ इन पर ही काम करती है। नेक्स्ट संधि है हमारी अयाधी संधि। जब ए के पश्चात भिन्न स्वर आता है, जब आई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, जब ओ के पश्चात भिन्न स्वर आता है, जब औ के पश्चात भी कोई भिन्न स्वर आता है तो पहले के स्थान पर क्रमशः अये आए अब और आव हो जाता है। जब ए के पश्चात भिन्न स्वर आता है, जैसे कि मैंने बताया था, ए के साथ ओ भी आ सकता है, आ भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, लेकिन होना वो स्वर ही चाहिए। जब ए के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, आई के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, ओ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, औ के पश्चात भी कोई भिन्न स्वर आता है, तो उनके स्थान पर क्या कर देता है क्रमशः, ए को तो आई में चेंज कर देता है, आई को आई में चेंज कर देता है, ओ को अव में चेंज कर देता है और औ को आव में चेंज कर देता है। ये आपकी अयादी संधि कहलाती है। पूर्व रूप बहुत छोटी सी संधि है, बहुत अच्छी सी संधि है। ये आपने देखा होगा कई बार एस का साइन लगा होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अवग्रह, और अवग्रह को बोला जाता है आ। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, को अपी, को अपी में है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम जैसे मैंने बोला को अपी, तो इसको मैंने क्या बोला, को प्लस अपी। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, आ में, तो को प्लस अपी। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करेंगे, को प्लस अपी, यानी पूर्व रूप संधि अवग्रह के जो आ होता है, अवग्रह का जो एस होता है, उसको आ में चेंज कर देती है। जब संधि बनाते हैं तो वापस आ को एस में चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। अब जब आप आगे स्टेप चलाएंगे तो इसको वापस आ को इस अवग्रह में चेंज कर देते हैं।
अब आपकी स्वर संधि की लास्ट संधि बचती है पररूप संधि। जब आ के पश्चात ए या आई आता है, जब आ के पश्चात ओ आता है, तो इस आ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप यानी इसको हम हटा देते हैं इस तरीके से। जब आ के पश्चात ए आता है तो आपका क्या शेष बचता है, ए बचता है। जब आ के पश्चात ओ आता है तो ओ बचता है। यानी कि ये संधि कहती है जब आ के पश्चात ए या ओ आता है तो हम जो प्लस से जो पहले आ है उसका हम लोप कर देते हैं, यानी कि उसको हम हटा देते हैं और ये हमारा ए और ओ हमको मिल जाता है। यह हमारी होती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के 7 भेद थे जो हमने अपनी इस क्लास में पढ़े। आशा करती हूँ कि आपको खुद को मैंने कुछ समझाने का प्रयत्न किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।